पिछले कुछ वर्षों में जब से अन्य भाषाओं की फिल्मों को अन्य भाषाओं में डब करने का प्रचलन शुरू हुआ है, तब से वॉइस आर्टिस्ट और डबिंग इंडस्ट्री चर्चा में आ गई है। मैंने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। सरल भाषा में कहें तो डबिंग यानी एक एक्टर के दूसरी भाषा में बोले संवादों को उसकी लिपसिंग के हिसाब से अन्य किसी भाषा में संशोधित करना। ऑफ कोर्स अलग भाषा होने की वजह से लिपसिंग मैच नहीं होगी, बट लिप्स चलने की टाइमिंग के साथ भी अगर डायलॉग फिट बैठ जाएं तो ऑडियंस फिल्म को एक्सेप्ट कर लेती है। सर कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। यानी यदि एक डायलॉग में एक एक्टर ने 12 सेकंड तक बोला है, अब अन्य भाषा में भी अगर 12 सेकंड में ही उस वाक्य को कंप्लीट कर दिया गया हो तो इसे परफेक्ट डबिंग कही जाएगी। बट इस डायलॉग डिलीवरी के बीच सही टेम्पो और सही फील नहीं आई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में सब अवेयर है। सब जानते हैं कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन की हिंदी डबिंग श्रेयस तलपड़े ने की है। मैं झुकेगा नहीं साला। सब जानते हैं साउथ मूवीज के एक्टर्स की वो भारी आवाज ज्यादातर संकेत महात्रे की होती है। मेरा बाप नहीं, मेरे पिता का ही है। लेकिन वो सींग और जहर हम इंसानों को तो नहीं दी। आपको मां मानता हूं और हमेशा मानूंगा। सबको पता है कि बाहुबली में प्रभास की आवाज बने थे शरद केलकर। तो हम इन सब पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे भारतीय सिनेमा की उन पुरानी फिल्मों के बारे में जिनमें असल आवाज किसी और की होती थी, या कौन सा एक्टर डबिंग में कितना परफेक्ट था। हम आज के समय की डबिंग की बात करते हैं क्योंकि ये चलन अब सुर्खियों में आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर हम पुराने समय की भी बात करें तो मीना कुमारी जैसी एक्ट्रेसेस जिनका हिंदी और उर्दू डिक्शन सही नहीं था, उनके लिए भी डबिंग की जाती थी क्योंकि डायरेक्टर के पास इसके अलावा दूसरा चारा नहीं बचता था। मीना कुमारी की शुरुआती फिल्मों में एक्ट्रेस चांद उस्मानी ने उनके लिए वॉइस डबिंग की थी। ये तो मुझे कहाँ ले आए? मुझे उन्हीं के पास ले चलो। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई बेकार वकील दिन भर। रानी मुखर्जी की शुरुआती फिल्मों में मोना घोष शेट्टी डबिंग किया करती थी क्योंकि डायरेक्टर को लगता था कि रानी मुखर्जी की हस्की वॉइस लोगों को पसंद नहीं आएगी। रहने दो चाली, उसके बस की बात नहीं। हालांकि रानी मुखर्जी का कहना है कि गुलाम फिल्म में वो अपने वॉइस ओवर से खुश नहीं थी। जब हम डबिंग की बात करते हैं तो हिंदी सिनेमा में संजीव कुमार एक ऐसे एक्टर थे जिनकी डबिंग को परफेक्ट माना जाता था। उनका डिक्शन बहुत अच्छा था, वर्ड्स में क्लियरिटी थी। हालांकि शूटिंग के टाइम में वो कभी भी अपने संवादों पर ज्यादा मेहनत नहीं करते थे क्योंकि वो जानते थे कि इन संवादों को डबिंग के समय में वो परफेक्ट कर लेंगे। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कुछ फिल्मों को दूसरे आर्टिस्ट ने डब किया था। के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड में संजीव कुमार के लिए सुदेश भोसले ने डबिंग की थी। इस फिल्म में संजीव कुमार ने लास्ट लाइन जो डब की थी वो थी, मैंने नमाज अदा कर ली है लैला के दामन में। इसके बाद की सारी फिल्म में संजीव कुमार के लिए सुदेश भोसले ने डबिंग की थी। मुझे तलाश उस दौलत की है जो जिंदगी की आखिरी सांसों तक बाकी रहे। पृथ्वीराज कपूर के आखिर के दिनों में उनकी आवाज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और बहुत खराश से भरी हुई थी क्योंकि वो थिएटर काफी किया करते थे, लेकिन डायरेक्टर को ये आवाज नहीं चाहिए थी तो उनके लिए भी डबिंग आर्टिस्ट डब किया करते थे। अमिताभ बच्चन डबिंग पार्ट को काफी सीरियसली लेते थे और हमेशा डबिंग का काम सुबह के समय में करना प्रेफर करते थे। विजय, दीनानाथ, जॉन। वहीं मुमताज, तब्बू और शबाना आजमी जैसी एक्ट्रेसेस को डबिंग की चैंपियन माना जाता था। अमजद खान ने भी अपने पिता एक्टर जयंत की कुछ फिल्मों में उनके लिए डबिंग की थी। एक्टर उत्तर कुमार की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी फिल्म प्लॉट नंबर 5 के कुछ सीन्स में डबिंग आर्टिस्ट का यूज करना पड़ा था। हालांकि वो फिल्म की डबिंग खुद कर चुके थे, बट कुछ पार्ट्स के रीडबिंग के लिए वॉइस आर्टिस्ट का यूज करना पड़ा था। एक्ट्रेस जीनत तमान और हेमा मालिनी जैसी एक्टर्स के साथ हिंदी डिक्शन की बहुत प्रॉब्लम रहती थी और वो अपने डायलॉग्स डब भी नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए वो डबिंग में समय लेते और किसी भी बाहरी को डबिंग स्टूडियो में आने की सख्त खिलाफ थे। कहा जाता है कि एक्ट्रेस रेखा अमिताभ बच्चन की डबिंग स्किल्स से बहुत प्रेरित थी और कई बार उनकी डायलॉग डिलीवरी अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड लगती थी। जब वारिस फिल्म के कंप्लीट होते ही स्मिता पाटिल का निधन हुआ तो इस फिल्म के लिए स्मिता की डबिंग रेखा ने ही की थी। सिर्फ तेरी बहन विधवा नहीं हुई, वो जमीन भी विधवा हो गई है। इवन रेखा ने फिल्म मैडम एक्स में डॉन फिल्म के अमिताभ बच्चन की नकल करने की कोशिश की थी, ऐसा तब के फिल्म क्रिटिक्स का कहना था। देखा मोहन, खत्म हो गई बाजी। अच्छे डबिंग एक्टर्स में रेखा का नाम होने के बाद भी 1981 की उनकी फिल्म घुंघरू की आवाज में डायरेक्टर ने रेखा की आवाज को डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया था।
हालांकि इसका कारण पता नहीं चल पाया। दीवाने करते होंगे, मगर आप तो दीवाने नहीं। एक्ट्रेस लीजा रे को भी डिक्शन की प्रॉब्लम थी, इसलिए फिल्म कसूर में उनका डबिंग पार्ट एक्ट्रेस दिव्या दत्त ने कंप्लीट किया था। पर क्या वो भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी? उसने वहीं आफ्ताब शिवदसानी की आवाज को डब किया था फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने। दो लोग साथ साथ होते हुए भी कभी साथ ना हो। विक्रम भट्ट ने अपनी कई फिल्मों में एक्टर्स की वॉइस डबिंग की है, वो चाहे फुटपाथ फिल्म में इमरान हाशमी हो, लेकिन इधर नहीं है, इधर अपन को हैंडसम मरने का, इंतहा में अश्मित पटेल हो, जुर्म में मिलिंद सुमन हो या हॉन्टेड 3D में अक्षय चक्रवर्ती हो। तुम्हारी फिजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। 80s 90s में जब एक्टर्स सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो उनकी जगह प्रताप शर्मा, सिद्धार्थ काक या शम्मी नारंग जैसे लोग डबिंग किया करते थे। एक्ट्रेस सलमा बेग, जिन्हें बेबी नाज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने घर संसार, दिल अपना और प्रीत पराई, गंगा यमुना, सच्चा झूठा और हाथी मेरे साथी जैसी 50 से अधिक फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। आगे चलकर जब 16 साल जैसी फिल्मों से श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनके लिए बेबी नाज ने वॉइस डबिंग भी की थी। कल इस वक्त ट्रेन में बैठी जा रही होंगी। श्रीदेवी की हिम्मत वाला, तोहफा और मवाली जैसी सभी फिल्मों में बेबी नाज ने श्रीदेवी की वॉइस डबिंग की थी। अब डैडी गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? इनके अलावा उन्होंने जया प्रदा के लिए लोक परलोक में भी डबिंग की। डबिंग इंडस्ट्री में विराज एक बड़ा नाम है। वैसे तो साउथ हिंदी डब्ड फिल्मों में डबिंग के लिए जाने जाते हैं वो, लेकिन इससे पहले उन्होंने जिस्म और पाप जैसी फिल्मों में जॉन अब्राहम के लिए भी डबिंग की थी। लेकिन ये जिस्म प्यार करना जानता ही नहीं सोनिया, जानता है तो सिर्फ हवस। जब डबिंग की बात चली रही है तो एक खास बात आपको बताता हूं। सुष्मिता सेन की फेमस वेब सीरीज आर्या की जब डबिंग होनी थी तब लॉकडाउन लग गया था। ऐसे में सुष्मिता सेन ने इसकी डबिंग अपने घर में फैन और एसी बंद करके किया था और सच पूछिए तो बेहतरीन किया था। क्या गगनपुरा से दारू पी के आया है भोसड़ी? इसी प्रकार से अनेकों छोटे छोटे सीन्स करने में एक्टर्स की वॉइस किसी और ने दी है। जैसे इम्तिहान फिल्म में असरानी की आवाज राजू श्रीवास्तव ने दी थी। इधर का सब दरवाजा चाबी से खुलता है। मालामाल वीकली में जिस कैरेक्टर की लॉटरी लगती है उसकी आवाज टीकू तुलसानिया ने दी थी। तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ क्या? बॉडीगार्ड फिल्म में करीना कपूर की आवाज करिश्मा कपूर ने दी थी। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम झूठ बोलने में डिजास्टर हो? कई साल पहले मैं एक फेमस डबिंग आर्टिस्ट पर एक एपिसोड बनाना चाहता था, जिसके लिए मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप कुछ जानकारी दें ताकि मैं वीडियो बना सकूं। तो उन्होंने चैनल का नाम पूछा और फिर उसके बाद मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं खुद से रिसर्च करके बना लूंगा। तो बोले मेरी परमिशन के बिना आप मेरा नाम भी यूज मत करना। तो मैंने सोचा अब जब इन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या ही बनाऊं। उन दिनों डबिंग की दुनिया में वो अचानक से फेमस हो गए थे। उनके एक दो इंटरव्यूज यूट्यूब पर आए थे, तो मे भी वो इंटरव्यू फ्री में ना देना चाह रहे हो। उनका नाम तो अभी भी मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इतना बता दूं कि उनका सर नेम शशितल था। आई होप इतना नाम लेने से वो मुझ पर केस नहीं करेंगे। इस डबिंग आर्टिस्ट ने भी बहुत सारे एक्टर्स के लिए डबिंग की है, वो चाहे सनी देओल हो, सलमान खान हो। बीवी नंबर 1 के कुछ दृश्यों में जहां डायरेक्टर को लगा कि सलमान खान ने संवाद ठीक से नहीं बोला है, उसे उन्होंने इन्हीं डबिंग आर्टिस्ट से दोबारा डब करवाया था। हेमा मालिनी, जिनको शुरुआती हिंदी फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी, उन्होंने भी कुछ तेलुगु फिल्मों में दूसरी एक्ट्रेसेस के लिए वॉइस ओवर दिया था। बल्कि 1995 की तेलुगु फिल्म मम्मान मगल में उन्होंने एक्टर सत्यराज के लिए भी वॉइस ओवर किया था। सरप्राइज्ड? सत्यराज, जिन्हें आज कटप्पा के नाम से आप जानते होंगे, उनकी 1995 में लीड हीरो के तौर पर यह फिल्म थी। इस फिल्म के एक दृश्य में सत्यराज महिला वाले ड्रेस पहनकर एक्ट्रेस से मिलते हैं। अब इस दृश्य में वो खुद भी औरतों जैसी आवाज निकाल सकते थे, बट उन्होंने थोड़ा परफेक्शन के चलते इस पार्ट को हेमा मालिनी से डब करवाया था। साउथ फिल्मों में फेमस डबिंग आर्टिस्ट है रोहिणी, जिन्होंने अनेकों बॉलीवुड की फिल्मों को साउथ लैंग्वेजेस में डब किया है। उन्होंने मणि रत्नम की बॉम्बे फिल्म में मनीषा कोइराला के लिए तेलुगु में डब किया था। ऐश्वर्या राय के लिए गुरु फिल्म में तमिल वर्जन में डब किया था। अगर आप इस डबिंग आर्टिस्ट को नहीं जानते तो मैं आपके लिए इजी कर देता हूं। बाहुबली फिल्म में इन्होंने बाहुबली की मां का रोल प्ले किया था, जिन्होंने बाहुबली को पाला था। अभी हाल ही में रिलीज्ड वेब सीरीज हीरा मंडी के तेलुगु वर्जन में भी इन्होंने मनीषा कोइराला के लिए वॉइस ओवर किया था। तो ये थी कुछ डबिंग से जुड़ी बातें। हालांकि पुरानी फिल्मों में भी अनेकों एक्टर्स ने दूसरे एक्टर्स के लिए डबिंग की है, लेकिन अब उसकी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस वक्त डबिंग करना किसी काम की गिनती में नहीं आता था। एक्टर्स दोस्ती यारी में एक दूसरे के लिए डब कर दिया करते थे। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए